खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं कृष्ण कीर्तन ये न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। बसपा के टिकट पर लखनऊ की कैंट सीट से चुनावी ताल ठोक रहे प्रत्याशी आशीष सक्सेना ने जहां लोगों से जनसंपर्क किया, तो इस दौरान आयोग की गाइडलाइन का भी अनुपालन किया गया। आशीष सक्सेना ने लोगों से समर्थन की अपील करते हुए विकास की बात को कहा, तो वहीं मताधिकार की अपील भी की। बरेली के सियासी संग्राम में जहां सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी दमखम के साथ क्षेत्र में वोटरों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं, तो ऐसे में स्थानीय समस्याओं को लेकर बरेली सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोच रखते हैं, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। राजेश जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके शहर विकास के लिए? आप अभी प्रत्याशी हैं यहाँ पर। देखिए, शहर विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है, ग्रामीण विधानसभा है ये। इसका नाम तो ग्रामीण होना चाहिए था। 50% इलाके गांव के हैं, जिसमें सड़कें नहीं हैं, खरंजे हैं 40 साल पुरानी और जो टूट गए हैं। यहाँ पर जो है रेलवे लाइन है, उसके नीचे अंडरपास नहीं है, जिससे घंटों घंटों लोग खड़े रहते हैं। खेत हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। और जो शहर की तरफ भी इलाके हैं वो बहुत पिछड़े हैं, वहाँ पे गंदगी का साम्राज्य है और ऊपर से गलियों की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो ये सब तो विकास के कार्य हैं। रोज़गार यहाँ पे अवसर नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है कोई, और शहर विधानसभा में है। और एजुकेशन के लिए कोई उसके लिए इलाज के लिए कोई हम पे अस्पताल नहीं है। तो ये सब चीज़ें करी जाएंगी, बंद उद्योगों को चलाया जाएगा। फर्नीचर बरेली का बहुत मशहूर है, लेकिन फेमस होने के बाद भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक करी थी उद्यमियों के संग, लेकिन कोई निदान नहीं हुआ। अगर फर्नीचर उद्योग को बरेली का बांस बरेली नाम ही ऐसे पड़ा था, बेत यहाँ का कहते हैं बहुत मशहूर होता था। तो यहाँ के कारीगरों को और कारपेंटर्स जो भी हैं, वो चांस की बात है ये ना हो कि दोनों ही लोग हैं, हमारे सभी लोग हैं, वो उन्हें रोज़गार मिलेगा। अन्य बहुत से छोटे छोटे उद्योग हैं जो बंद हो गए, बरेली की पहचान थे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो बहुत कुछ करने को है, बहुत अधिक करने को है और किया जाएगा। मिर्जापुर में धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद धीमी गति से होने को लेकर आक्रोशित किसानों ने जमालपुर ब्लॉक मुख्यालय पर धरना दिया। किसानों ने आरोप लगाए कि प्रतिदिन 350 कुंटल के बजाय 100 कुंटल ही धान की खरीद हो पा रही है, जिसका फायदा 1 या 2 किसानों को ही मिल पाता है। ऐसे में अन्नदाता मंच के साथ किसान यूनियन ने इसका कड़ा विरोध किया, तो वहीं कुछ किसानों द्वारा यहाँ धान को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया, जिसको पुलिस द्वारा विफल किया गया। हम लोगों का धान खरीदा नहीं जा रहा है। अन्नत सीरियल में कहते हैं सीरियल में खरीदा जाएगा, सीरियल में नहीं खरीदा गया। फिर कह रहे हैं कहे कि हम लोग डिप्टी आराम को यहाँ सारी रिपोर्ट ले जा रहे हैं, हर समितियों से जहाँ क्रय केंद्र है, क्रय केंद्र से ले गए सारी रिपोर्ट। और उसके बाद जो है 300 कुंटल के जगह 120 कुंटल हो गया। बोरी कम कुंटल खरीदने के, बोरी की संख्या कम कर दी गई। तो बताइए कि अब बचे हैं हमारे पास 13 दिन में कैसे धान खरीदा जाएगा? ये तो जिले से ऐसी समस्या आ रही है कि वहाँ बोरे की संख्या बता रहे हैं कि कम चढ़ाया जा रहा है। हाँ, आखिर में मांग करें, हम तो जिला तो नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे पास साधन है, किसान है, साइकिल से चलने वाले हैं, तो कहाँ से पहुँच पाएंगे किसान आदमी? तो हम तो बोरी यही अपने ब्लॉक पर, अपने ब्लॉक प्रांगण में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि खरीदा जाए। क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? कर रहे हैं सर कि जो है कि 3 दिन में आपका कोई निदान निकालेंगे।
आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? जैसे धान आप लोग यहाँ ला करके एकत्रित हुए हैं, सर 3 दिन बाद फिर हम जो यहाँ फिर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ एकत्रित हुए अपने धान खरीद की समस्या को लेकर। तो मुख्यालय पे जैसा कि अभी आप लोगों ने बोरे में धान लाया और पेट्रोल डाल दिया, तो क्या मैसेज इसके माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही माध्यम है इसका कि हमारा धान जो हमने पैदा किया हुआ है उस धान को समिति पे खरीद नहीं हो रही है। खरीद इसलिए नहीं हो रही है कि समिति पे बोरा नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। 120 कुंटल का सिर्फ बोरा आ रहा है। 2 किसान का सिर्फ धान खरीदा जा रहा है। कम से कम 15 से 35,000 कुंटल की खरीद अभी बाकी है। ये 35,000 खरीद कहाँ जाएगा? 35,000 धान कहाँ जाएगा? जब हमारा धान कहीं नहीं जाएगा तो इसीलिए उसको हम जलाने के लिए लाए हैं। धान भी जलाएंगे, अपने आप को भी जलाएंगे। नौकरी मिल ही नहीं रही है। नौकरी मिल नहीं रही है, किसान धान दे नहीं पा रहा है, तो क्या करें हम? कहाँ जाएं? इनके द्वारा जो है मांग पत्र ले लिया गया है। इनके जो है मांग पत्र में इन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है उस पर जो उच्च अधिकारियों से हमारी वार्ता हो चुकी है और उसके बाद फिर जो है इनकी मांग के संबंध में एक हम अपनी तरफ से एक पत्र बना करके अपर जिलाधिकारी महोदय को, ARM को और ARM को भेजेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जैसा कि सर बता रहे हैं कि 3 दिन का समय मिला है इन्हें, तो 3 दिन के बाद पुनः फिर ऐसी स्थिति बनेगी? नहीं, हम लोग पूरी तरह अपनी जो है कोशिश करेंगे उच्च अधिकारियों से बात करके कि इस समस्या को 3 दिन के अंदर ही इसका समाधान किया जाए और जो है हमें उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। सिद्धार्थनगर में विधानसभा चुनाव के चलते नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते इटवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अरशद खुर्शीद ने अपना पर्चा दाखिल किया। इससे पहले अरशद खुर्शीद ने 2017 में बसपा की सवारी कर हार का सामना किया था। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए अरशद खुर्शीद ने क्षेत्र में विकास के साथ युवाओं के पलायन को रोकने की बात को कहा, तो साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की बात कहते हुए उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। मैंने कांग्रेस पार्टी से किया है और आदरणीय प्रियंका जी राहुल जी के आशीर्वाद से किया है। क्या इटवा के लिए आपने क्या रूपरेखा बना रखी? क्या विकास, क्या कमी रह गई? इटवा में भी कुछ हुआ ही नहीं। पहले जो लोग वहाँ पे थे, जो इटवा को इटावा बना रहे थे, उनका विकास आप पहले देख चुके हैं। बता रहे थे कि शुगर फैक्ट्री बनाएंगे, तमाम रोज़ी रोज़गार देंगे। एक छोटा सा भी कारखाना वहाँ पे मौजूद नहीं है। और हमारे जो मित्र जो पिछले 5 साल से मंत्री और विधायक हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि इटवा शून्य से शिखर की ओर चला गया है। मगर इटवा शून्य था, शून्य पे ही है। हाँ, वो ज़रूर शिखर पे है। तमाम आप मीडिया के बंधु सब जानते हैं कितने मामलात उनके चल रहे हैं। NDTV से लेकर तमाम चैनलों ने दिखाए, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं जानते हैं। किसकी लड़ाई मार रहे हैं? किसी से लड़ाई नहीं। ऊपर वाले ने चाहा। पिछली बार भी मैं फर्स्ट रनर अप था, मगर कुछ ऐसी आंधी चली कि लोगों ने धर्म जात के नाम पे चीज़ों को फैलाया और इस 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता बेरोज़गारी से, परेशानियों से झेल के समझ चुकी है। अपराध जिस तरह से है पूरे प्रदेश में, आप लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं है और ईश्वर ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं निश्चित तौर पे जीत के आऊँगा। आप जीतेंगे तो इटवा के लिए क्या करेंगे? इटवा के लिए सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है, जैसे इटवा में एक भी कारखाना नहीं है और बहुत बड़े लेवल पे लोग पलायन करके महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम मुख्तलिफ स्टेट्स में जा रहे हैं और हर कोई वहाँ पे सेठ नहीं है। बहुत सारे हमारे बड़ी तादाद में बड़े नंबर्स में लोग ऐसे हैं जो 8,000, 7,000 और 10,000 की नौकरी पे काम कर रहे हैं। तो मेरी ये सोच है कि मैं यहाँ पे कोई फैक्ट्री लेके आऊँ, यहाँ पे कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि उनका रोज़गार हो। यहाँ की शिक्षा के जो हालात हैं वो भी शिक्षा मंत्री होते हुए भी आपने देखा। अभी स्वास्थ्य के भी यही हालात हैं। एक कोई मल्टी सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल नहीं है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का ज़िला है ये। तो सारी चीज़ों पे विफल रहेगी ये सरकार और दीगर में जो सरकारें रही हैं वो भी। यूपी में चुनावी माहौल है तो राजनीतिक बिसात सज चुकी है। इसी के चलते शाहजहांपुर के तिलहर में भाजपा प्रत्याशी सलोनी कुशवाहा ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान सिंधौली में जनसंपर्क करते हुए BDC मेंबर के घर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान प्रधान के साथ अन्य ग्रामीण व भाजपा नेता और समर्थकियां मौजूद रहे। तो आपको जानते ही नहीं है, तो जनता इतनी परेशान है, चारों तरफ 15 साल से त्राही मची है। अगर मैं यहाँ से जीत के, हमारी जनता हमको जिता के, हमारे भाई और हमारे भतीजे चाचा हमको जिता के विधानसभा तक भेजते हैं, तो मैं यकीन दिला देती हूँ जो 15 साल से विकास नहीं हुआ है वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगी।
आपकी कोई इच्छा जो आप व्यक्त करना चाह रहे हैं विधानसभा के लिए? मुझे इस विधानसभा से बहुत ज़्यादा मान सम्मान लाड प्यार हर व्यक्ति का मिला है। और इच्छा क्या, मुझे तो अब हर मतलब सबने मुझे मन से अपनाया। बस मेरा उद्देश्य यही रहेगा उनकी ज़रूरतें पूरी करना और उनकी खुशी में खुशी होना और उनके दुख में दुखी शामिल होना। बुलंदशहर में पूर्व कांग्रेसी नेता ने नाराज होकर अब जहां निर्दलीय नामांकन दर्ज कराया तो अब उन्होंने प्रचार में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाते हुए खुद पर हमले की बात को कहा। निर्दलीय प्रत्याशी गीता रानी शर्मा के आरोप हैं कि उनकी कार पर कई बार हमला किया जा चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने उनका पीछा किया तो वहीं प्रशासन की तरफ से उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। तो बुलंदशहर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ने अब मीडिया से अपना दुख बयां किया है। भैया घटना ये हुई है, एक्चुअली मेरा घर जो पड़ता है, मेरा घेर थोड़ा दूर है जंगल में, तो वहाँ से उतर के घर की तरफ आती हूँ तो भी मुझे धमकी दी जा रही है कि मैं बैठ जाऊँ, मैं चुनाव ना लड़ूँ। और मैं कैसे लड़ सकती हूँ इतने बड़े लोगों की टक्कर पे? एक मैं मामूली सी लड़की हूँ कि मैं वोट काट रही हूँ लोगों की, मुझे डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है बुरी तरीके से कि मैं चुनाव ना लड़ूँ। कौन लोग हैं जो डरा देते? मैं शकल से पहचानती हूँ, मैं नाम नहीं जानती इन लोगों के। सुरक्षा को लेके ये मैं थाने पे कई दिन पहले कंप्लेंट करा चुकी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं भी बुलंदशहर में बड़ी बड़ी पार्टियों के तलवे चाट रहे सारे प्रशासन के अधिकारी, क्योंकि मैं एक मामूली सी निर्बल लड़की हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। मुझसे कह रहे तुम पे कैसे कोई अटैक कर सकता है, तुम हो कौन? संभल में ग्राम प्रधान का झोलझाल देखने को मिला। तो बता दें कि जूनाबाई ब्लॉक के रिबाड़ा गांव में यहां ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में पीली ईंट लगवाने का मामला देखने को मिला। तो इसकी लागत यहां 14 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। बता दें कि पंचायत भवन के निर्माण में पीली ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिस पर प्रधान से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी। इसी के साथ बता दें कि यहाँ गांव में 81 शौचालय का पैसा आया था, जबकि गांव में सिर्फ 28 शौचालय ही बन पाए हैं। तो अब मामला पंचायत भवन निर्माण में झोलझाल का है, जिस पर अधिकारी भी खामोश हैं। इसमें पुरानी लिस्ट है, ये केस में तो कोई जानकारी है नहीं इसमें। ये तो आपने गांव में तो पता किया होगा ना? मैंने कोई काम पता नहीं, उन्होंने उतने आप पैसा डाला ऊपर से। किसने डाला है पैसा? वो नहीं डालो कर्मचारी। कौन सच्चे में आपके? अच्छा अच्छा, जैसे आपका ये एक जो बन रहा है यहाँ पर पंचायत भवन बनवा रहे हैं यहाँ स्कूल में, बड़ा वो बना है, तो उसमें कुछ लग रहा है कि जो पीला ईंट लगी हुई है और उसमें जो घटिया सामग्री दिखाई दे रही है और जो पुरानी ईंटें भी हैं, क्या है वो? ऐसा है, पुरानी ईंट उखड़ी भाई उखाड़ी मैंने, खंडित था वो, तो खंडित वो ढोई पर ये आपके सामने ये करी मैंने सुभाष केंद्र के पास डाल रखी है। 2-4 ईंट पड़ा उड़ रहेगी, धोखे में लगा दी मिस्त्री ने, वो दूसरी बात है। ईंट अब्बल लगी हुई है, तीसरी भट्टा ही आई हुई है। उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई कोई ऐसी 2-4 ईंट मान निकासी वालों को डाल रही हूँ। ईंट वहाँ से छांट के तो लाते नहीं है। मैंने मिस्त्री से ये कह रखी भट्टा से हमने कोई ईंट भट्टा से आनी है। मिस्त्री ने कोई गलती से लगा दी है, कोई गलती से लगा दी है मिस्त्री ने, मैंने अपनी तरफ से अब्बल लगाई है। टोटल इसको कितना पैसा आता है वैसे? 14-20 बताया मुझे। 14 लाख 20,000 रुपये। बलिया कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने में देरी होने के चलते यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी को दौड़ लगाकर अपना पर्चा भरना पड़ा। तो बता दें कि लेट होने के चलते वे मुख्य गेट से दौड़ते हुए नामांकन केंद्र तक पहुंचे। तो वे भाजपा के टिकट पर फेफना विधानसभा से प्रत्याशी हैं। AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले के विरोध में बलरामपुर में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। तो वहीं हमलावरों को फांसी देने की मांग भी की। बरेली के आंवला में शिवपुरी में बसंतोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस दौरान वृंदावन से आए कलाकारों ने जहां मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की, तो वहीं सभी का मन मोह लिया। इसी के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का यहां सचित्र वर्णन किया गया। तो इस दौरान ग्रामीणों ने बसंतोत्सव में सहभागिता करते हुए लीलाओं का आनंद लिया। पीलीभीत के सियासी संग्राम में समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार का जनसंपर्क तेजी से चल रहा है। तो उनकी प्राथमिकता में क्षेत्रीय मुद्दे लोगों की समस्याओं के लिए कितना अहम है, यही E9 न्यूज़ ने जानने का प्रयास किया। तो साथ ही हमारे संवाददाता ने डॉक्टर शैलेंद्र से खास बातचीत भी की। सर, आगे जो आने वाले चुनाव हैं, उस चुनाव में आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? किन बिंदुओं के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? पीलीभीत के स्थानीय मुद्दों की सदर विधानसभा की बात करें, शिक्षा की बदहाल स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति,
सड़कों की बदहाल स्थिति, रोजगार के कोई अवसर सृजित नहीं हुए, किसानों के मुद्दे, शिक्षा मित्रों के मुद्दे, अनुदेशक के मुद्दे, बहुत लंबी फहरिस्त है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें ये वर्तमान सरकार अपने सफलता तो छोड़ो, बहुत थोड़ा बहुत भी किया हो उसको कहीं चुनाव में दिखा सके। इसीलिए वो मुद्दों से दूर भाग रहे हैं इस चुनाव में और केवल इसको सांप्रदायिक वोट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के चुनावी रण में लोगों के तमाम मुद्दे हैं, जनता की तमाम समस्याएं हैं। ऐसे में जनता राजनीतिक पार्टी के बारे में क्या राय रखती है, यह ENI न्यूज़ की टीम ने लखनऊ में जानने का प्रयास किया, तो वहीं लोगों से बात कर उनके चुनावी मूड को भी परखा। जो आगामी चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों में हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। जैसे बीजेपी दावे कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, और सपा कह रही है कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे। इस प्रकार के दावों पे क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, भाजपा का नौटंकी सब लोग जान गए हैं, है ना। भाजपा आने वाली नहीं है, इस बार के चुनाव में पता चल जाएगा। इस बार चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? हम लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों वोट करेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी वो सबने देखा है कि बंद के समय में कितना काम हुआ है, कितना शांति व्यवस्था था, कानून व्यवस्था था, और नौकरी चाकरी भी लगा है, मकान भी बना है गरीबों का, और बहन जी के शासन में सभी लोग, सब हर वर्ग के लोगों को जो न्याय मिलता था। इस विधानसभा में जो इससे पहले विधायक थे, क्या उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है? कोई काम नहीं किया है। 2022 का जो चुनाव आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 2022 में जो अभी तक तो जो ये भाजपा की जो वो चल रही थी, जो ये नाटक चल रहा था, तो इसमें तो बिल्कुल ये हार पे है, क्योंकि जो यहाँ के विधायक थे आशुतोष टंडन, इन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया है और किसी को रोज़गार नहीं, आदमी सारा बेरोज़गार हो गया है। तो ये जो आशीष सिन्हा जी हैं, इनके अंदर मतलब एक ऐसा क्या आपने देखा जो इन्हीं को वोट करेंगे आप? आशीष कुमार सिन्हा एक जनता के बीच में रहते हैं, इन्होंने ये सबकी मदद भी करते हैं। ये वैसे भी लोगों के सब ये पेशे से वकील हैं, तो वैसे भी लोगों की मदद करते हैं। हम लोग भी मिलने जाते हैं, हम लोग को ऐसी कोई मदद होती है मदद करते हैं, और हम ये सीधे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। हम इन्हीं को वोट करेंगे, आशीष कुमार सिन्हा को, और इनको जिताएंगे भी, भारी बहुमत से जिताएंगे। ये सरकार जो दावा कर रही है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बड़े बड़े दावे कर रही है, इन दावों के बारे में मैडम आपको क्या बोलना है? इस दाव के विषय में हमको ये बोलना है कि भाई देखिए, भाजपा की सरकार में कितनी गुंडागर्दी चलते थे, और जो यहाँ के विधायक हैं वो तो बिल्कुल शकल भी अपनी नहीं दिखाएं यहाँ पे। तो इसलिए बहन जी का जो अनुशासन था, शासन था, तो भाई इतना सख्त था, जो बहन बेटियां अगर बाहर निकलती तो रात में भी निकल जाते थे, कोई डर नहीं था। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को लाना चाहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे और उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। इस सरकार जो बैठी हुई है आपके उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। सब लोग, गरीब जनता चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब परेशान है इसमें। जो ये सरकार दावा कर रही है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई फ्री में क्या दे रहे हैं? फ्री में न आज से पहले इन्होंने कुछ दिया, ना आज ये कुछ हमें दे रहे हैं फ्री में। देखिए, अगर गैस सिलेंडर की हम बात करें और 5 किलो राशन की बात हम करें, तो 5 किलो राशन से ज़्यादा हमसे गैस सिलेंडर में ले रहे हैं। तो ये फ्री कहाँ दे रहे हैं? हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स ठोक दिया है, और डबल ठोक दिया है, और फिर ये कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन देने का तात्पर्य क्या है? 5 किलो राशन देने का मतलब ये हुआ कि जनता को एक तरीके से आप विकलांग कर रहे हैं। हमें 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है, हमें रोजगार की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमारे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। आप क्या दे रहे हैं? हम लोगों व्यवसायी आदमी है, हमारा खुद का टेंट का व्यवसाय है। आपने कोरोना काल से लेकर के ऐसी ऐसी आपने नीतियां बना दी, हमारा व्यवसाय ख़त्म हो गया। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन से क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? हमारे बच्चों का एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? ऐसा तो नहीं है। कोविड काल में जो शिक्षा का स्तर है, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? भाई, कोविड का इन्होंने का जो शिक्षा का स्तर रहा ना, इन्होंने पूरा मानसिक तौर से जो लोग तैयार हो रहे थे, जो समाज सबसे नीचे तबके का समाज जो है पढ़ लिख करके ऊपर जाने का काम कर रहा था, इन्होंने अपनी नीतियों को ला करके देश को गुलाम बनाने के लिए ये कोरोना काल में इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। बच्चे आज कंचा खेल रहे हैं, बच्चे आज घर में दिन भर कंप्यूटर चला रहे हैं। क्या बच्चों का भविष्य रह गया?
ये तो सब खत्म कर दिए ना एजुकेशन। भाई एजुकेशन बच्चा अगर पढ़ेगा, आज अगर आपने कोरोना काल में आप देखिए भाई साहब, इन्होंने दारू के ठेके खोले। क्यों दारू के ठेके खोले? दारू के आपने ठेके खोल दिए और जिसके पास 150 रुपया पड़ा हुआ था वो जा करके ठेके से ला करके दारू पी करके घर में मारपीट कर रहा था। और आज जहाँ पे शिक्षा की बात हुई, जब आप दारू के ठेके पे नियम लागू कर दिए थे तो इसी तरीके से आप 2 पाली में 3 पाली में स्कूल भी खोल सकते थे। आज भी स्कूल की क्या स्थिति है? हम लोग फीस अदा करते हैं, स्कूल की तरफ से क्या हमें कोई ऐसी छूट मिलती है जो हम किसी महीने की फीस न दें? ऊपर से हमें दबाव बनाया जाता है कि नहीं आप फीस जमा करिए, अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो बच्चे का जो है रिपोर्ट कार्ड रोक देंगे, बच्चे को शिक्षा एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। आगामी चुनाव में इसका असर कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और जरूर मिलेगा। आपने जब किया ही नहीं जनता के साथ तो जनता इसका जवाब देगा, बिल्कुल देगी। आज हमारे पास समय है और समय है तो इसका जोरदार तरीके से मैं विरोध कर रहा हूँ, हमारे लोग विरोध करेंगे। जो बिजनेस आप आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे? आगामी चुनाव में देखिए हम लोग चूंकि बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेस भी करते हैं, लोगों के बीच हमारा आना जाना भी रहता है। अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं? बीजेपी की नीतियों को भी हम लोगों ने देख लिया, समाजवादी की भी देख लिया। तो हमें तो भैया इस समय जो समझ में आ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी आ रही है। तो हमारे तो यह है कि माननीय बहन जी को हम चाह रहे हैं कि उनको हम मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि उनका जो शासनकाल रहा है, आप देखिए 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, बढ़िया शासनकाल चला है। 5 जो ये पिछली सरकार इनकी रही उसमें भी इन्होंने बहुत बढ़िया शासन, लखनऊ का विकास इन्होंने बढ़िया किया। हम लोगों को तो उनके शासनकाल में किसी तरीके भाई दिक्कतें नहीं हुई, ना गुंडागर्दी हुई, हम लोग बढ़िया सा बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। तो हम तो चाहेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। कोई कह रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा है हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, दावे करने और दावे को धरातल पे लाने में दोनों में फ़र्क है। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी जब बने हुए थे नरेंद्र मोदी जी, तो भाई साहब उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया दूंगा। क्या दिए? वो आपके खाते में आए? आप बताइए। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं जिनसे मैं पूछूंगा कि इस सरकार में आपको रोजगार के बारे में क्या लाभ हुआ या नहीं हुआ? इस जो मौजूदा सरकार है इससे आपको रोजगार के बारे में कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ? रोजगार युवा को तो कोई रोजगार नहीं मिला है, और प्लस जो इन्होंने जो पेपर कराए थे वो लीक करा दिए, और जब युवा जब उनका विरोध कर रहे थे तो ये बुरी तरह से मार रहे थे उन लोगों को। तो आगामी चुनाव में क्या युवा का रुझान किधर रहेगा? आगामी चुनाव में युवा का रुझान जो है बहन जी की तरफ रहेगा, क्योंकि बहन जी ने जो है 2007 से 12 के बीच में बीटीसी टीचरों की भर्ती निकलवाई थी। 88,000 भर्ती बहन जी ने निकलवाई थी। मौजूदा सरकार जो है वो दावा कर रही है कि हमें 4.5 लाख युवाओं को जो है रोजगार दिया है, नौकरी दी है। इसके बारे में क्या जानते हैं आप? ये सब एक तरह से फेंकू सरकार है, ये फेंकते रहते हैं हर बात को, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कोरोना काल में क्या स्थिति थी इनकी। युवा ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, अस्पतालों में रो रहे थे, मगर इनकी सरकार कहीं क्षेत्र में दिख नहीं रही थी, ना कहीं सड़क पर दिख रही थी इनकी सरकार। कोरोना काल में कोई सहायता नहीं मिली आपको सरकार के द्वारा? मुझे क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को भी सहायता नहीं मिली। हम लोग तो अस्पतालों में जाके देख रहे थे किस तरह से लाशें जो है बेचारे अपने आप से ले जा रहे थे। कोरोना जो पीड़ित थे वो भी बेचारे बहुत परेशान थे इस सरकार में। इस चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? इस चुनाव में तो हम बहन जी को वोट करेंगे पूरी। जो इस समय प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है, योगी सरकार चल रही है, ये अपने जो है दावा कर रही है कि हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? भैया कौन बोलना चाहिए, जब आज तकले ना को इनके 5 साल बीत गए ना कुछ जाने, तो अब कब उनसे बात करी। इस चुनाव में आपकी बार ये आपको वोट करने का क्या विचार बनाया आपने? हम तो वही कुछ ना बनाए हैं। किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को वोट देंगे, लेकिन जब आखिरी निर्णय आ जाएगा तबे देंगे कि किसको दें। जो कुछ करेगा उसी को देंगे। जो आगामी चुनाव में जो पार्टियां हैं दावा कर रही हैं, कह रही हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पेंशन बांध देंगे, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बोलेंगे आप? नहीं भैया, हम कुछ नहीं बोल पाए। हम जब वक्त आ जाए जेका वोट देखो वो का हम दे दे। इस चुनाव के बारे में क्या रुझान है आपका? इस बार किसको वोट करेंगे आप? हम लोग आशीष सहना साहब को करेंगे।
सिन्हा जी को हाँ विधायक बनाएंगे सिन्हा जी को, क्षेत्र के विधायक बनाएंगे। और हम लोग वही चाह रहे हैं कि ये सरकार उखाड़ फेंकी जाए और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और हम महिलाओं के यहाँ जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी मिलती हैं। प्रदेश में जो सरकार है, योगी सरकार है, योगी सरकार हम लोग चाह रहे हैं उचार के फेंक दे। ये जो राशन मिल रहा है इससे आपका घर नहीं चला पाएगा? इससे राशन से क्या फायदा है? राशन मिलने से नहीं तो हमारा इतना हम लोग महिलाओं का, हर पुरुष हर महिला के यहाँ वो चल रहा है कि हम लोग टैक्स दें और टैक्स हम और सरकारी अस्पतालों में दवा के लिए तो सारी दवा तो बाहर के लिए 100 रुपये का पर्चा बनता है, तो हम लोग इससे क्या फायदा है? स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं? सुविधाएं मिल रही, कोई सुविधा 5 लाख का जो कार्ड बनवा रहे हैं, ये कार्ड नहीं बना आपका? हम लोगों गरीबों को, हम लोग गरीब है ही नहीं, कहा तो ये लोग गरीब नहीं है। अब हम लोग गरीब नहीं है तो क्या कितने बड़े हम लोगों को सरकारी सर्विस, किसके घर में सरकारी सर्विस? गरीबों के लिए क्या सुरक्षा? कोई सुरक्षा नहीं है। क्या काम करती हैं आप? हम लोग घरेलू काम करे, चौका बर्तन करने वाली महिलाएं हैं। हम लोगों को क्या मिलता है? कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती आपको? राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड है तो राशन कार्ड से नहीं, जब हम लोगों के यहाँ राशन देने से नहीं क्या चल जाएगा? क्या राशन देने से नहीं राशन फाँक लेंगे? और उसमें तेल मसाला कुछ नहीं मिलता है, क्या मिलता है? भैया गैस इतनी महंगी है, खाली गेहूँ और चावल कैसे चबा लिया जाएगा? तेल इतना महंगा है, हर चीज। इस सरकार में महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? हाँ बहुत महंगाई बढ़ी है। सब्जी तो हम लोग नहीं खरीद पाए थे, चटनी नमक कहाँ तक है खाई भैया हैं हम लोग। ये जो आपको राशन मिल रहा है इससे घर चल नहीं पा रहा क्या आपका? घर का चल रहा भैया, अब मंजूरी धपूरी है नहीं रही बराबर, चल नहीं रहे तो गरीब आदमी कहाँ जी के चार खाए वाले हैं। देखिए यहाँ महिलाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये जो राशन मिल रहा है इससे इनको कोई संतुष्टि नहीं है। इनका कहना है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कोई रोजगार चाहिए जिससे हमारा घर चले, जिससे हमारा जीवन यापन हो। ऐसा ही चाहती हैं आप लोग? हम लोग ऐसा ही चाह रहे हैं कि हम लोगों के राशन से क्या फ़ायदा है? जो बच्चों को बताइए सरकारी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल के बच्चे वो तो पढ़ नहीं पाए, हम राशन से क्या चलेगा? जो शिक्षा बच्चों को देख, जो पढ़ाई के लिए 2 साल से बंद है, ये राशन से हम लोगों को क्या फ़ायदा? हमारे बच्चों को भविष्य छीन ले जा रहा है। जो 2 साल से कोरोना काल में स्कूल बंद है, क्या फीस पड़ी है आपके बच्चों की? क्या सब जो बच्चे जब पढ़ाई नहीं पा रहे हैं तो फीस कहाँ से दे पाएंगे? बताइए, जब सरकारी स्कूलें बंद हैं तो कहाँ से नहीं? हम लोग के प्राइवेट पढ़ाने के औकात नहीं है। ये देखिए कुछ बताना चाहती हैं? नहीं भैया, पढ़ाने के बच्चे जब फीस नहीं दे पा रहे हैं, जब 2 साल से बंद है तो पढ़ाने के लिए जो है फीस जब मांग रहे हैं पूरी फीस ले रहे हैं। आपकी बात चुनाव में आप क्या करेंगी, किसको वोट देंगी इस मामले में? भैया हम तो बहन जी का देंगे। और माता जी इस चुनाव दाल है भैया इतनी महंगी, दाल, कड़वा तेल, गैस इतनी महंगी, हम लोग भरा नहीं पाए थे। गैस बहुत महंगी है? बहुत महंगी है भैया, हम लोग भरा नहीं पाए थे। जो ये राशन मिल रहा है आपको, इससे क्या घर का कुछ खर्च में कुछ कमी हुई है, नहीं हुई है? अरे भैया मान लो राशन मिल जाते तो लड़कन का काम भी तो नहीं लग रहा। 2 साल हो गए, लड़का कहूँ कबो कदर कर ले। रोजगार नहीं है? रोजगार कुछ नहीं है। हम लोग बहुत आदमी, हमारे कमाने वाले नहीं, विकलांग हैं। घर पे कौन काम करता है आपके? अरे वो बड़ा वाला भैया करते, वह लेबर गिरी वाला, तो हम एक आध घर कर लिए थे बस। घर कैसे चलता है आपका? अरे भैया कहते हैं एक आध घर हम मान लो कर ली, झाड़ पोछा। और इस सरकार से कोई उम्मीद है आपकी? क्या करेंगे आप इस इलेक्शन में? इलेक्शन का हम तो कह रहे बहन जी की सरकार हो जाते। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को दिखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में रात 9 बजे। नमस्कार। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज़, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।